गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। 17वीं वीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमने एक करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी। उसके तहत पीआईबी के अपडेट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है पीटी का, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि इस बार का जो लेवल होगा वो अच्छा होगा, है ना। जितने भी पीसीएस एग्ज़ामिनेशन होते हैं इंडिया में उनसे अच्छे लेवल का एग्ज़ामिनेशन होगा। इसका अर्थ यह है कि जो करंट अफेयर्स है वह भी अच्छे स्तर का पूछा जाएगा, और ये जो मैगजीन्स होते हैं, है ना, वन लाइनर्स जो होते हैं, उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। और इस करंट अफेयर में सबसे जो अधिक आपको मदद कर सकता है वो पीआईबी है, और इसलिए हमने पीआईबी के अपडेट्स को डिस्कस करने का प्रयास किया है ना, ताकि जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके जहन में रहे, है ना, और उससे रिलेटेड चीज़ें आप और जो है ना, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता हो। समय की बाध्यता के कारण बहुत डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो भी पीआईबी के अपडेट्स हैं मंथ में, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके हाइलाइट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, है ना, ताकि उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपके दिमाग में रहे और आप एग्ज़ामिनेशन में एक कॉन्फिडेंस फील करें, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने मार्च के पीआईबी का अपडेट्स डिस्कस किया था। उसका एक पार्ट मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा उसमें काफ़ी अधिक न्यूज़ थे, इसलिए उसे दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज पीआईबी मार्च 2024 के अपडेट्स के सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने मार्च में 4 मार्च 2024 को जो मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने कहा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो फाउंडेशनल पिलर होगा, है ना। विकसित भारत का जो सपना हम देख रहे हैं 2047 तक, उसका फाउंडेशनल पिलर क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? क्योंकि लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है अपने लाइवलीहुड के लिए। और इसी के तहत गवर्नमेंट ने ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया है ना। ई किसान उपज निधि ये डिजिटल गेटवे है। ई किसान उपज निधि क्या है? एक डिजिटल गेटवे है। किसका? ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, WDRA। ये इम्पोर्टेंट है ना, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका मैंडेट क्या होता है कि इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में वेयर हाउसेस का डेवलपमेंट करना और उसको रेगुलेट करना। और इसी के तहत एक डिजिटल गेटवे स्टार्ट किया गया है, ई किसान उपज निधि। तो ये याद रखना है, ई किसान उपज निधि जो है कि वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से फार्मर्स का जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक का जो प्रॉब्लम है उसको ईज करेगा, उसको सॉल्व करेगा, है ना। डिजिटल गेटवे जो इनिशिएटिव है ये इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, टू मेक फार्मर्स फार्मिंग अट्रैक्टिव। यानी ये जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट पार्ट में वेयर हाउस के डेवलपमेंट और उसके रेगुलेशन को फैसिलिटेट करती है ना। वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उपज तो हम कर लेते हैं, है ना, उपज हमारी अच्छी खासी होती है, बट है ना, स्ट्रेस सेल करना पड़ता है। स्ट्रेस सेल का मतलब कि वो फसल ख़राब ना हो जाए, या स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमें उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, और जो डिज़ायर्ड प्राइस है वो हमें नहीं मिल पाता। तो इसी के तहत जो वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव वे प्रूफ होगी, है ना, फार्म डेवलपमेंट में। और इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई किसान उपज निधि, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, ये जो नया स्कीम है
उसके तहत, है ना, जो भी रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस हैं, यानी WDRA के तहत जो भी रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज है उसको घटाकर 1% कर दिया गया है। पहले ये 3% था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है, सिक्योरिटी मतलब फार्मर्स को वेयर हाउस में अपने जो भी प्रोड्यूस है उसको रखने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसमें 1% अब सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्हें करना है ना। पहले ये 3% था। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स फैसिलिटेट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अट्रैक्ट होंगे वेयर हाउसेस, उनको ज़्यादा वेयर हाउसेस तक उनकी जो रीच है वो बढ़ेगी। ठीक है। और जो पीयूष गोयल हैं, जो हमारे फूड जो पहले हमारे कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जो वेयर हाउसेस हैं WDRA के अंतर्गत वो वेल मॉनिटर्ड है, हाईली रेटेड है एंड इक्विप्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इक्विप्ड है, दैट विल प्रोटेक्ट द फार्म प्रोड्यूस एंड लीड टू फार्मर्स वेलफेयर। फार्म प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करेंगे और फार्मर्स के वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी FCI के वेयर हाउसेस हैं, है ना, जितने भी वेयर हाउसेस हैं, उन सारे FCI जितने भी वेयर हाउसेस को यूज कर रही है, उन सारे वेयर हाउसेस को जो WDR है उसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है ना। इससे क्या, देखिए ये एक ई-किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म के तहत क्या होगा कि जो डिजिटलाइज्ड होने के कारण, सिंप्लीफाइड प्रोसेस होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इसको एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ जो WDRA का इनिशिएटिव है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वेयर हाउसेस रजिस्ट्रेशन, दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर एंड सेट ए टारगेट ऑफ 1 लाख वेयर हाउसेस टू बी रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। यानी जो भी किसान, है ना, या जो भी वेयर हाउसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं किसानों के लिए, वो अपना रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हैं WDRA के तहत, तो वो ई-किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने कहा कि 1500 वेयर हाउसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं। ठीक है। देखिए, ई-किसान उपज निधि और ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के थ्रू दोनों को लिंक कर दिया जाएगा। यानी किसानों का जो उपज है, जो वेयर हाउसेस में जो स्टोर रहेगा, उसको डायरेक्टली इंडिया के किसी भी कोने पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचा जा पाएगा। तो ये डबल फ़ायदा है ना। एक तो कि आपके जो उपज है उसको स्ट्रेस सेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जब अच्छे दाम आपको मिले तब आप उसको बेचिए। आपके जो फसल्स हैं, आपके जो उपज हैं, वो सेफ रहेंगे, स्टोर रहेंगे, और उन्हीं वेयर हाउसेस के थ्रू डायरेक्टली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया के किसी भी पार्ट में जहां पे आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है अपने उपज को बेच पाएंगे। तो ये डबल बेनिफिट है, इससे फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा और जो एग्रीकल्चर का जो सिनेरियो है इंडिया में वो इम्प्रूव होगा। सेकेंड जो न्यूज़ है वो अपडेट था, वो था विकसित भारत की नारी से रिलेटेड था। PIB का एक अपडेट था जिसमें विकसित भारत की नारी कैसी होगी उस पर एक आर्टिकल था, जिसमें गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति जो अपना डेडिकेशन है उसको हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा के अनुसार जो नेशनल सेक्स रेशियो है वो 1020 है प्रत्येक 1000 फीमेल पे। मेल पे जो फीमेल की संख्या है 1020 है, यानी मेल से ज़्यादा हो गया है, जो कि एक बहुत ही एक नया पिक्चर करता है। 2011 सेंसस के अनुसार 940 था जो हमारा सेक्स रेशियो था, तो अभी वो बढ़कर 1020 हो चुका है। साथ ही साथ जो वर्किंग विमेन है उनके लिए व्यवस्था की गई है कि उन्हें मैटरनिटी 26 दिनों का पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे 26 वीक, है ना, वो मैटरनिटी लीव ले सकते हैं।
इसके बाद लगभग 3.32 करोड़ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनके फ्यूचर को सिक्योर किया है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ, है ना, इनिशिएटिव के साथ। और इसके तहत जो पेरेंट्स हैं वो सेविंग्स के रूप में बेटियों के लिए कुछ पैसे सेव कर सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर उन्हें इंटरेस्ट देगा। और जब जो बेटियां हैं जो बड़ी हो जाएंगी, शादी लायक हो जाएंगी, तो वो पैसे वहाँ पे निकाला जा सकता है। तो लगभग 3.32 करोड़ पेरेंट्स जो है उन्होंने अपने डॉटर्स के फ्यूचर को सिक्योर किया है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। लगभग 10 करोड़ जो है किचन जो है वो स्मोक फ्री हो चुका है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर के आने से, है ना, जो हमारा उज्ज्वला योजना था। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10 करोड़ महिलाओं को, है ना, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया है। 70% ऑफ लोन सैंक्शन अंडर पीएम मुद्रा योजना हैज़ बीन टू विमेन एंटरप्रेन्योर। यानी पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना क्या है? एमएसएमई के तहत अगर आप एमएसएमई के तहत रजिस्टर्ड हैं तो आपको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सकता है ना, कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। उसमें 70% लोन जो है वो विमेन को दिया गया है। तो ये विमेन एम्पावरमेंट की कहानी कहता है ना। और अगर हम और भी बात करें विमेन एम्पावरमेंट से, तो 33% रिजर्वेशन है विमेन को पॉलिटिक्स में दिया गया है। वो 2023 में नारी शक्ति वंदन अभियान स्टार्ट हुआ 2023 में, नारी शक्ति वंदन अभियान, जिसके तहत पॉलिटिक्स में यानी लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में 33% रिजर्वेशन दिया गया विमेन को। ट्रिपल तलाक एबोलिश किया गया मुस्लिम वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। परमानेंट कमीशंस ग्रांटेड टू वुमेन ऑफिसर्स इन 12 आर्म्स एंड सर्विसेज, है ना, आर्मी में जो है 12 आर्म सर्विसेज में परमानेंट कमीशन दिया गया, पहले ये परमानेंट नहीं था, है ना, वुमेन ऑफिसर को। एंट्री ऑफ वुमेन एज अग्निवीर कमेंस्ड इन ऑल द 3 सर्विसेज, अग्निवीर के रूप में, शॉर्ट सर्विस कमीशन के रूप में, है ना, आर्म फोर्सेस को दिया गया ये। नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे कि पीएम इनॉग्रेट्स डेडिकेट्स टू नेशन एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 1700-500 करोड़ इन जोरहत आसाम। देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम डिवाइन स्कीम। ये याद रखना है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसी स्कीम के तहत कई सारे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है हाल ही में, मार्च में, है ना, 2024 में पीएम के द्वारा जोरहत असम में ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 17,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट है। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक प्रोजेक्ट है कि वीर लचित बोरफुकन की एक मूर्ति बनाई जा रही है। वीर लचित बोरफुकन जो कि असम की जो वीर गाथाएं हैं उसके एक हीरो हैं, है ना। इनका 400 बर्थ अभी मनाया जा रहा है। और विकास भी और विरासत भी, इसके तहत कई सारे मेडिकल कॉलेज है ना यहाँ पे स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा बरौनी, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को लॉन्च किया जा रहा है। बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन, बरौनी बेगूसराय, है ना, बिहार में, गुवाहाटी असम में। तो एक पाइपलाइन जाएगा बरौनी से गुवाहाटी के बीच में। पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत ये पाइपलाइन विकसित किया जा रहा है, ये नेशन को दिया जा रहा है। और ये गैस पाइपलाइन विल कनेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड है विद द नेशनल ग्रिड, जो नेशनल ग्रिड है हमारा जाल है उसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को कनेक्ट करेगा। एंड हेल्प सप्लाई गैस टू 30 लाख होम्स, 30 लाख घरों में ये गैस सप्लाई को फैसिलिटेट करेगा। एंड मोर देन 600 सीएनजी स्टेशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के जितने स्टेशन हैं लगभग 600 स्टेशन, वहाँ तक गैस को पहुँचाएगा।
देयरफॉर बेनिफिटिंग पीपल फ्रॉम मोर देन 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। यानी बिहार के बरौनी से वेस्ट बंगाल होते हुए असम तक ये पाइपलाइन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन। इसके अलावा एक और है डिगबोई जो रिफाइनरी एंड गुवाहाटी रिफाइनरी है असम में, डिगबोई एंड गुवाहाटी रिफाइनरी, उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एक नई योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा तो यहाँ पे आप देख लें कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो पीएम डिवाइन योजना स्कीम है उसके तहत कई सारी नई योजनाओं को स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे कि नॉर्थ इंडिया का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज ये कठुआ जो है, कठुआ में स्टार्ट किया जा रहा है, इनोग्रेट किया जा रहा है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो कि सेंट्रली फंडेड है ना, वो जसरोता एरिया है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे इनोग्रेट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया रिसीव्स मिसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर एग्जाम्पलरी एफर्ट इन मिसल्स एंड रूबेला डिजीज। तो याद रखना है मिसल्स एंड रूबेला डिजीज जिससे इंडिया भी अफेक्टेड था, और इस क्षेत्र में इंडिया को एक सर्टिफिकेट मिला है अभी, है ना, अवार्ड मिला है जिसका नाम है मिसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। यानी इंडिया ने जो एग्जाम्पलरी एफर्ट दिखाया है इस डिजीज़ को, इस बीमारी को प्रिवेंट करने में, है ना, उसके लिए इंडिया को ये मिसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है। वाशिंगटन में एक संस्था है अमेरिकन रेड क्रॉस, हेडक्वार्टर जो है अमेरिका, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर अमेरिका में, अमेरिकन रेड क्रॉस जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, वहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 3 members थ्रोन इन द लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल ऑफ इंडिया ऑफिस नाउ इट इज फुल स्ट्रेंथ ऑफ 9 members इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। तो ये याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल 9 मेंबर है इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? सॉरी, श्री जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। श्री जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर जो है चेयरपर्सन है। वो ध्यान रखना है आपको कि लोकपाल के चेयरपर्सन कौन है। और इसके अलावा 8 और मेंबर हैं जिनको अभी हाल ही में ओथ दिलाया गया। ओथ किसने दिलाया? जो चेयरपर्सन है उन्होंने ही ओथ दिलाया। जुडिशियल मेंबर में आप देख सकते हैं, एक तो जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी है और एक जस्टिस संजय यादव है। तो जुडिशियल मेंबर्स है ना, बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये याद रखना है आपको कि जो चेयरपर्सन कौन है और कितने टोटल मेंबर्स हैं वो ध्यान रखना है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सेलिब्रेटेड 19 फाउंडेशन। तो ईयर याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR 19 फाउंडेशन डे मना रहा है 12 मार्च 2024 को, है ना। तो ये याद रखना है कि 19वां फाउंडेशन डे है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो का फेज 4 जो है काम वो स्टार्ट हुआ है। वो लाजपत नगर टू साकेत G ब्लॉक और इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्थ, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन विल टेक स्पॉट्स टू द डोर स्टेप ऑफ स्पैरिंग चैंपियन, है ना। ये दीपावली है, जैसा कि आप सुन सकते हैं, कई सारे जो क्रैकर्स हैं वो छोड़े जा रहे हैं। और मेरा तो ये सजेशन होता है कि दीपावली पे आप लोग क्रैकर्स ना जलाएं, है ना, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से बचें, है ना। ऑलरेडी जो हमारा जो आपने सुन रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जैसी समस्या से हम जूझ रहे हैं, और इसलिए पॉल्यूशन को आप प्रोटेक्ट रखें, है ना। साथ ही साथ पटाखों के जलने से मतलब उससे दूरी बना कर रखें ताकि आप सेफ दीपावली मना सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्रनगुड़ी वर्ड सेंचुरी है, जो न्यूज़ में था, चित्रनगुड़ी वर्ड सेंचुरी, है ना। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है।
रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में चित्रनगुडी वर्ल्ड सेंचुरी है। इसके अलावा तंपारा वेटलैंड है, यानी चित्रनगुडी वर्ल्ड सेंचुरी और तंपारा वेटलैंड को रामसर वेटलैंड के लिस्ट में रखा गया है। ये तंपारा जो है वो फ्रेश वाटर वेटलैंड है, ये उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है ना। और तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है 2 मार्च गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 मार्च डेडिकेटेड द भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक टू द नेशन। डेटा स्टैक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो 2 मार्च को पीएम ने भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक जो है नेशन को डेडिकेट किया है। इससे क्या होगा कि जो एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उस डेटा स्टैक पे आपको अवेलेबल मिलेगा। और इससे जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आती है, जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइज होती है, उसको हम फॉर्मल बना सकते हैं, है ना। और अगर हम लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो जीवीए में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% है, और जो टोटल ग्रोथ रेट है अबाउट 7.93% है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव स्टॉक, है ना। और इससे क्या होगा, जो न्यू स्टैक जो होगा डिज़ाइन वो अलाउ एपीआई शेयरिंग एट एनी लेवल, है ना, लेवल विद इन द बाउंड्स द नेशनल डेटा शेयरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी। तो ये स्टैक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस ये याद रखना है कि जीवीए में इसका कंट्रीब्यूशन 5% है, और एक नया डेडिकेटेड जो है वो भारत पशुधन लाइव स्टॉक डेटा स्टैक नेशन को डेडिकेट किया गया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट इस साल जो होने वाला है वो 17 मार्च 2024 को हुआ है ना। ये पीआईबी का अपडेट था 23 स्टेट में। यह है क्या, पिछले साल 2023 में 2 टेस्ट हुए थे, है ना, एक मार्च में और दूसरा सितंबर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक असेसमेंट टेस्ट जो है वो उलास के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाता है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जिसे उल्लास कहा जाता है, इसके तहत 15 और उससे ऊपर के उम्र के जो एडल्ट होते हैं उनको साक्षर करने की मुहिम चलाई गई है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 और उससे ऊपर वर्ष के वैसे एडल्ट जो अपना फॉर्मल एजुकेशन नहीं पूरा कर पाए या एजुकेशन नहीं ले पाए, उनको साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट कराया जाता है, ताकि उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा सके, है ना। नेशनल ओपन स्कूल के तहत एक सर्टिफिकेट दिया जाता है इसके तहत, जिससे ये सर्टिफाइड होता है कि वो अपना फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट पास कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कुछ इस साल कुछ यूटीज़ हैं जो जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा, वो खुद को 100% लिटरेट डिक्लेयर करने 100% लिटरेसी डिक्लेयर करने के कगार पे हैं थ्रू FLNET। यानी FLNET कंडक्ट करवा के ये अपने आप को यह प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर यानी चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा में 100% लिटरेसी रेट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये न्यूज़ है आपका हाँ, ये जो कमिटी है डबलिंग फार्मर्स इनकम, एक कमिटी बनाई गई थी, कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम। आपको पता है कि एक गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, प्रोग्राम लॉन्च किया था डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। ये इसका जो टाइमलाइन है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक कमिटी जो थी डबलिंग फार्मर इनकम पे जो कमिटी बनाई गई, उसने एक अपना रिपोर्ट दिया है, और उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के रोल को अप्रिशिएट किया है कि फार्मर्स के इनकम को डबल करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कमिटी के अनुसार गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए,
है ना। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है वो आपके लिए काम आ सकता है यहाँ पे। पहला है गवर्नमेंट हैज़ फाइनलाइज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, आइडिया, है ना। इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर आइडिया फ्रेमवर्क, इसको फाइनलाइज किया, विच वुड ले डाउन द आर्किटेक्चर फॉर द फेडरेटेड फार्मर्स डेटाबेस, है ना। तो पहला जो था वो आइडिया, है ना, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इसको फाइनलाइज किया गया। ये गवर्नमेंट, ये कोर कॉन्सेप्ट को फाइनलाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसके द्वारा एग्रीकल्चर में, है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना संभव हो पाया। दूसरा था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, NEGPA, है ना, जहाँ पे जितने भी ई गवर्नेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू किया गया, जहाँ पे जैसे कि फंड को रिलीज किया गया। और इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर के तहत स्टेट और यूटीज़ को फंड रिलीज किए गए फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना, मॉडर्न जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, इन सारे टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, है ना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर के तहत स्टेट्स को फंड प्रोवाइड किए गए, रिलीज किए गए। थर्ड जो स्कीम था वो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने जो अप्रैल 2014, ये याद रखना है डेट, अप्रैल 2014 को इफेक्ट में आया था। स्कीम एम्स एट रीचिंग द unreached by bringing to the small and marginal farmers in the core and giving the benefits of farm mechanization by promoting custom hiring centers, creating hub for high-tech and high-value farm equipments, है ना, distribution of various agriculture equipments, creating awareness among stakeholders through demonstration and capacity building activity, ensuring performance testing and certification at the designated testing center allocated all over the country. इसने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के एक्सेस में हेल्प किया, उनको अवेयर किया, उनको ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराया, उनको ट्रेनिंग दी, है ना, उनको अवेयर किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी से डेमोन्स्ट्रेट कराया ताकि फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ सके। नेक्स्ट जो योजना थी, जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर को जिसने प्रमोट किया, वो था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ENAM, है ना। ENAM क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसके थ्रू क्या था कि जो भी APMC मंडी में जो भी किसान रजिस्टर्ड हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया में किसी भी कोने में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। पहले ये किसान सिर्फ उसी मंडी में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते थे, जिससे उन्हें किसी भी दाम में उन्हें अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता था, लेकिन अब ये ENAM ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया के किसी भी कोने में, है ना, यानी किसी भी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बड़ा है। इसके अलावा जो स्कीम था अंडर PM किसान स्कीम, इसके तहत फंड इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द एलिजिबल फार्मर्स अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। फार्मर्स कैन डू देयर सेल्फ रजिस्ट्रेशन थ्रू द फार्मर्स कॉर्नर इन द पोर्टल PM मोबाइल ऐप वॉचडॉग। तो PM किसान स्कीम के तहत 6,000 रुपया दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके, और इससे वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस कर पाते हैं, तो इससे फार्मर्स का इनकम डबल हो रहा है। तो ये सारे स्कीम है डबलिंग फार्मर इनकम के तहत। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं निक्सी एंड मिति टू अनवील भारत नेट पोर्टल एट UA डे। देखिए निक्सी, सबसे पहले यहाँ समझते हैं निक्सी क्या है। 19 जून 2003 को निक्सी जो है वो सेटअप किया गया था, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट जो है कंपनी है, वो कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, एंड इज टास्क टू इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड एडॉप्शन इन इंडिया बाय फैसिलिटेटिंग द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट टू इनेबल द इंटरनेट इकोसिस्टम टू बी मैनेज्ड एंड यूज बाय द मासेस। निक्सी समझ में आ गया। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये इसका काम क्या है? इंटरनेट के पेनिट्रेशन को बढ़ाना
और इंटरनेट के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एडॉप्शन को बढ़ाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फैसिलिटेट करना, और साथ ही साथ जो इंटरनेट इकोसिस्टम है उसको मासेस के द्वारा मैनेज हो सके उसके लिए। द 4 सर्विसेज विच कम अंडर द नेक्सी आर सेटिंग IXPs towards building internet exchange point .in, registry towards building the .in domain digital identity, ये सारे काम हैं। और नेक्सी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ भाषा नेट पोर्टल। इस भाषा नेट पोर्टल के तहत है ना किसी भी लैंग्वेज में आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और इसके थ्रू क्या होगा कि आप इंटरनेट करने के लिए आप प्रोत्साहित होंगे, है ना। ये क्या है, इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कैन फुली पार्टिसिपेट इन द डिजिटल वर्ल्ड, यानी भाषा बैरियर नहीं होनी चाहिए, है ना। भाषा बैरियर नहीं आनी चाहिए, आप किसी भी भाषा में इंटरनेट को वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो 4th संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम जो है उसका चौथा जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया है ये दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ है बायलैटरल मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान एक्सचेंज ऑफ MOU। भूटान और PM के बीच में बायलैटरल मीटिंग हुआ है, ये होता ही रहता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें NCC और NPCIL क्या है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके बीच MOU साइन हुआ है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके NCC के थ्रू कि पीसफुल यूज क्या होता है न्यूक्लियर का, है ना। जैसे लोगों के दिमाग में आता है कि न्यूक्लियर सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि ये बहुत खतरनाक होगा, लेकिन लोगों को जो पीसफुल यूज है न्यूक्लियर पावर का और जो साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसको लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों को उसके प्रति अवेयर करना, ये काम रहेगा NCC का। इसीलिए NCC और NPCIL के बीच में MOU साइन हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कोल के इंपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। रिडक्शन इन द शेयर ऑफ कोल इंपोर्ट इन द टोटल कोल कंजम्पशन इन द कंट्री, जितना कोल कंजम्पशन होता है उसमें कितना % कोल इंपोर्ट होता है उसका परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, जो कि पहले 22.48 हुआ करता था पिछले साल, है ना। और इस साल यानी अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच में ये 21% है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ना। ये एक अच्छा न्यूज़ है कि कोल का इंपोर्ट जो है वो कम होता है। आपको पता है कि इंडिया जो है डिफरेंट टाइप के कोल जो है वो इंपोर्ट करती है ताकि वो अपने थर्मल पावर प्लांट में उसको ब्लेंड कर सके, है ना। प्राइम मिनिस्टर कन्फर्म विद द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो जो है ड्रक ग्याल्पो, ये हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन है भूटान का और ये PM श्री नरेंद्र मोदी को कन्फर्म किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, इसका नाम शॉर्ट में है IMT ट्राइलेट इंडिया मोजाम्बिक का है अफ्रीका, ये इंडियन ओशन में है, अफ्रीका के पास, अफ्रीका के ईस्ट में मोजाम्बिक, है ना। तो इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ईस्ट अफ्रीका कंट्री है तंजानिया, उसके बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ है IMT ट्राइलेट, है ना। तो ये याद रखना है IMT ट्राइलेट किसके बीच है, इंडिया मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ है एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाँ, यहाँ पे BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में एक रोड का निर्माण किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही स्ट्रेटजिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नीमू पदम दर्चा रोड लद्दाख में। ये 298 किलोमीटर का रोड है, ये मनाली को लेह से कनेक्ट करेगा थ्रू दर्चा एंड नीमू ऑन कारगिल लेह हाईवे, है ना। तो ये याद रखना है। एंड द रोड इज नाउ द 3rd एक्सिस पार्ट ऑफ मनाली लेह एंड श्रीनगर लेह विच कनेक्ट लद्दाख टू द हिंटरलैंड,
ठीक है, तो ये याद रखना है। लद्दाख को कनेक्ट करेंगे तो ये आपको इसके लिए थोड़ा सा याद रखना है। इस बार जो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री है वो इंक्रीज हुआ है, 6.7% से इंक्रीज हुआ है ना, तो ये ध्यान रखना है पिछले साल की अपेक्षा। अब आपको पता है कि 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आते हैं? कोल है ना, नेचुरल गैस, सीमेंट, स्टील, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, है ना, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ओके, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, है ना। 8 कोर इंडस्ट्री में क्या क्या आते हैं? ये सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड स्टील, है ना। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है वो जितने भी आइटम प्रोड्यूस होते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP आपने सुना होगा, जितने भी आइटम्स या जितने भी वेट दिया गया है आइटम्स को इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, उसका 40.27% 8 कोर इंडस्ट्री से आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ओके, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी सॉर्न इन द जुडिशियल मेंबर लोकपाल, द ओथ वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय जस्टिस AM करीमगढ़। तो ये याद रखना है कि जस्टिस ऋतुराज जो अवस्थी हैं उनको जो है जुडिशियल मेंबर के रूप में ओथ दिलाया गया है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्ट्री का जो राजीव चंद्रशेखर, यूनियन मिनिस्टर जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने इंडिया का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर डेवलप किया है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, जो CDAC वहाँ पे है, वहाँ पे तिरुवनंतपुरम में पहला इंडिया का फ्यूचर लैब सेंटर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो लिखिए, और ये जो सेंटर है उसका नाम है सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर होगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन चिप डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा, तो ये ध्यान रखना है तिरुवनंतपुरम में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम है C-Vigil, और C-Vigil ऐप लॉन्च किया है। एक्चुअली C-Vigil ऐप के थ्रू आप इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इलेक्शन में जो कोई भी त्रुटि है उसका कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। कोई भी इलेक्शन कोड जो वायलेशन हुआ है उसका आप कंप्लेन उस C-Vigil ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और अभी तक लगभग जो है 79,000 कंप्लेन आ चुके हैं और 99% कंप्लेन रिजॉल्व भी हो चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इज ऑल अबाउट मार्च 2024 PIB अपडेट्स। अगले लेक्चर में हम लोग, है ना, अप्रैल के PIB के लेक्चर के अपडेट को डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू।